अब पहले बात करते हैं ईएल थोर्नडाइक की। आपके सामने स्क्रीन पर ईएल थोर्नडाइक आ गए। सीटेट के साथ साथ शायद ही कोई टेट का एग्जाम होगा जहां पर आपके यहां से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। ईएल थोर्नडाइक के बारे में देखिए, इन्होंने दिया था त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इनके सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनके सिद्धांत से क्या कंक्लूजन निकलता है उसके बारे में एक एक करके हम नजर डालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये थे आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। अब टेट में तो काम आ जाएगा बट सीटेट में काम नहीं आएगा, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब इन्होंने अपना ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। तो थोर्नडाइक ने अपना जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था वो सोचते थे कि अगर हम किसी की स्टिमुलस यानी कि उत्तेजना को बढ़ा दे तो वो उसके प्रति क्या काम करेगा, रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया करेगा, और वह जब बार बार रिस्पॉन्स को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। ऐसा कहना था ईएल थोर्नडाइक का। वो कैसे था देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपकी स्टिमुलस यानी उत्तेजना बढ़ा दूं कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ली या नोट्स आप लोग पढ़ रहे हो, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आप लोगों का सीटेट का एग्जाम अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने मेरी क्लास वगैरह अटेंड कर ली तो आपको ये चीज पता चलेगी। तो आप लोग क्या काम करोगे, आप लोग अब रिस्पॉन्स देना शुरू करोगे। चलो यार सर की वीडियो देखना शुरू करते हैं, क्लास देना शुरू करते हैं। और जब आप बार बार रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया को दोहराओगे, जब बार बार क्लास करना शुरू करोगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीख जाओगे। जब आप बार बार रिस्पॉन्स करोगे, क्लास देखोगे, जरूर आप कुछ ना कुछ जरूर सीख जाओगे। जब आप पहली बार ही क्लास देखोगे या पहली बार कुछ भी चीज सीखोगे तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे यानी प्रयास करोगे। और जब कोई भी चीज पहली बार सीखोगे, प्रयास करोगे, तो जरूर ये आपकी गलती भी होना स्वाभाविक है। ठीक है, आपसे एरर होना स्वाभाविक है। और जब आपसे गलती भी होगी, प्रयास भी होगी, लेकिन कुछ समय के बाद आप उस चीज को सीख भी जाओगे, ये भी फैक्ट है। ठीक है, तो आप जब किसी चीज के लिए प्रति रिस्पॉन्स करोगे, किसी स्टिमुलस को पाने के लिए रिस्पॉन्स करोगे, रिस्पॉन्स करने के लिए प्रयास करोगे, प्रयास करने के बाद आपसे गलतियां भी होगी, और गलती करने के बाद एक टाइम वो भी आएगा जब आप उस चीज को सीख जाओगे। ठीक, यही इन्होंने अपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर कहा था। अब इसके लिए इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट इनका हुआ था, जो इन्होंने करा था एक कैट के ऊपर, यानी कि एक बिल्ली के ऊपर। अब देखिए जो एक्सपेरिमेंट था, आई होप आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता भी होगा। इन्होंने एक बिल्ली के ऊपर करा, एक भूखी बिल्ली को एक बंद पिंजरे के अंदर डाल दिया और बाहर एक खाना रख दिया, मरी हुई मछली रख दी। अब ये भूखी बिल्ली पिंजरे के अंदर थी। अब मछली को देखकर, खाने को देखकर ये बिल्ली छटपटाने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या काम हुआ, यहां पर एक लीवर था, इस लीवर को दबाते ही ये गेट खुल जाता था, बट बिल्ली को थोड़ी पता था। अब बिल्ली इधर उधर घूमने लगी और कि कैसे मैं जाऊं, और कैसे मुझे तो भूख लग रही है, और कैसे मैं खाने को खाऊं, कैसे मछली को खाऊं। लेकिन जब इसने इधर उधर कोशिश करी, इधर उधर अपने हाथ पैर मारे, तो कुछ समय के बाद इसके लीवर पर इसका पंजा लग गया, और पंजा लगने के बाद ये गेट खुल गया, और गेट खुलने के बाद इसने खाना खा लिया। अब यहां से आप लोगों ने क्या चीज सीखी कि यहां पर बिल्ली ने क्या काम करा, स्टिमुलस देख लिया। ठीक है, स्टिमुलस देख लिया, अपना लक्ष्य देख लिया, खाना देख लिया। अब खाना देखने के बाद उसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, उसने यहां पर ट्राई करना शुरू कर दिया, कभी इधर जा रही है, उधर जा रही है, कभी पंजे मार रही है, और पंजे मारने के बाद उससे गलती भी हो रही है, कभी इधर उधर पंजे मारे, कभी किधर मारे। और उसके बाद यहां पर जो आपका ये लगा हुआ था, सॉरी, ये आपका डोर लगा हुआ था, इस पर इसका हाथ वो लग गया, पंजा लग गया, और उसके बाद इसका डोर खुल गया, और खुलने के बाद इसने अपना खाना खा लिया। तो आपने इस सिद्धांत में यह बताया कि जब हम कोई भी प्रयास करेंगे, जैसे बिल्ली ने प्रयास करा, तो गलतियां होगी, बिल्कुल होगी, जैसे इस बिल्ली ने करी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे, जैसे अपनी ये बिल्ली तक पहुंच गई, और अंत में हम उस चीज को सीख भी जाएंगे। ठीक है, यही इन्होंने ईएल थोर्नडाइक ने अपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर कहा। इसको एक एग्जाम्पल से और आपको बताता हूं, देखना। जैसे ये आपका जो खाना है, इसकी जगह मान लो आपका सीटेट का एग्जाम, या फिर मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब। ठीक, ये बिल्ली की जगह हो गए आप लोग बिल्ली और बिलोटे आप लोग हो गए। ठीक, और उसकी जगह जो लीवर है, इसकी जगह हो गया मैं, आपका सचिन सर। अब आपको पता है कि यार सीटेट का एग्जाम पास करना है, तो सीटेट का एग्जाम पास करने के लिए आपने दुनिया भर की इधर उधर की किताबें पढ़ी, कभी यूट्यूब पर जाकर इधर उधर चैनल से पढ़ना शुरू करा, तो आपको कुछ भी नहीं मिला यार, कैसे पास करा जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक दिन गलती से आपने यूट्यूब पर वीडियो देख ली, अरे यार ये तो सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इनसे तो पास हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद क्या काम करा आपने, का सीटेट का एग्जाम पास हो गया। तो आपने क्या चीज देखी कि इधर उधर जब आपने ट्राई करा, और इधर उधर ट्राई करने के बाद आपको एक एग्जैक्ट चीज मिल गई, और आपका पेपर पास हो गया, आपको गोल अचीव हो गया, तो आप उस चीज को सीख गए ना। तो यही इन्होंने ईएल थोर्नडाइक ने अपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी में कहा था कि जब हम किसी भी चीज के लिए सीखते हैं तो हम ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद हमसे गलती भी होगी, बट आखिर में हम उस चीज को जरूर सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ईएल थोर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में।
अब इन्होंने सीखने के दो नियम दिए थे, एक था मुख्य नियम और एक थे गौण नियम, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके जो आपके प्राथमिक नियम थे, यानी आपके प्राइमरी लॉ थे। बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, चाहे आपका सीटेट का हो चाहे आपका टेट का एग्जाम हो। अब देखते हैं सीखने के जो आपके प्राइमरी लॉ थे, यानी जो प्राइमरी नियम प्राथमिक नियम थे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए एक एक करके देखते हैं बात। पहला है आपका सीखने का अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना ज्यादा अभ्यास यानी प्रैक्टिस करेंगे, उससे उतना ज्यादा ही हम सीखेंगे। यानी हम किसी काम की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी ही उसको जल्दी सीख जाएंगे। आपने कहा सुनिए ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना किसी काम की हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना उस काम को जल्दी सीख जाएंगे। ये कहता है आपका अभ्यास का नियम, ठीक है, सीखने का आपका अभ्यास का नियम। आपने देखा होगा अगर मैथ्स की आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जैसे सीटेट के अंदर बच्चों को मैथ्स के अंदर बहुत दिक्कत रहती है। मैंने कहा ना मैथ्स के लिए आप लोगों को नोट्स के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए, जो पीवाईक्यू दिए हुए, उनको कर लो, उससे बाहर आपका मैथ्स नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, आपका मैथ्स पूरा कवर हो जाएगा। बट उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है आपको। तो यही आपका अभ्यास का नियम कहता है कि जितना ज्यादा किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे, गाड़ी चलाना आप लोग सीख रहे हो, जब तक गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, गाड़ी चलाना कैसा आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। तो यही होता है आपका अभ्यास का नियम, आपका लॉ ऑफ आपका एक्सरसाइज, ठीक। दूसरा है आपका तत्परता का नियम, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितना रेडी रहते हैं, जितना तत्पर रहते हैं, उसे उतना जल्दी सीख जाएंगे। मान लीजिए यार हमारा मन है हमको गाड़ी चलाना सीखना है, अगर अंदर से मन है कि यार गाड़ी चलानी है, जल्दी सीख जाएंगे। हमें डांस सीखना है, अगर अंदर से है जल्दी सीख जाएंगे। साइकिल चलाना है, पढ़ने का मन किसी का होता है, आप में से है किसी का मन, किसी का नहीं होता। किसी का एक आधे का होता है कि यार मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है या ये पर्टिकुलर बुक को पढ़ना है, तो किसी किसी का होता है, वरना पढ़ने का किसी मन होता है, ठीक है, ये किसी का मन नहीं होता। लेकिन अगर किसी चीज को सीखने का मन है अंदर से, तो अगर हम खुद रेडी अंदर से, तो उस चीज को जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है आपका तत्परता का नियम। अगर हम किसी चीज को सीखने के लिए रेडी है, तत्पर है, तो उस चीज को हम जल्दी सीख जाते हैं, ठीक। तो दूसरा हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं आपके तीसरे की, सीखने का आपका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करते हैं। यह आपका नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक होगा, अच्छा होगा, गुड होगा, तो सीखना तेज हो जाएगा। और अगर सीखना असंतोषजनक होगा, बेकार होगा, तो सीखना संभव नहीं हो पाएगा। वो कैसे हो पाएगा वो देखिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा, मान लीजिए बाहर उसको सब्जी वाला आया और बच्चा खुद जाकर पैसे लेकर पर्स में से और खुद नीचे जाकर सब्जी लेकर आ गया, ठीक है, और जाकर अपनी मम्मी को दे दे कि मम्मी मैं सब्जी लेकर आ गया। अब यहाँ पर दो तरीके की मम्मी होगी या पापा होगे। अरे वाह मेरा बेटा सब्जी लेकर आ गया, तुम तो बड़े हो गए हो, ठीक हो, अपने आप सब्जी लेकर आ गए। अब बच्चों को अगर ऐसे शाबाशी दी, एप्रिसिएट उसको किया, तो बच्चा क्या काम करेगा, अगली बार और सब्जी लेकर आएगा या अगली बार और कुछ नया काम सीखेगा। तो अगर सीखना संतोषजनक हुआ तो बच्चा और सीखने की स्पीड उसकी तेज हो जाएगी, ठीक। पहला काम तो ये हुआ। अगर दूसरे पेरेंट्स हुए उसके, अगर उसकी मम्मी ने आके कह दी तू कैसे चला गया बाहर अकेला, ठीक है, तुझे किसने कही थी, तुझे उठा के ले जाता वो, और जाके उसकी कुटाई कर दिया, फिर उसको डरा धमका दिया, उसको पनिशमेंट दे दी, तो बच्चा क्या होगा, सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। दोबारा बिल्कुल भी नहीं है उसकी हिम्मत जाके कुछ अपने आप कुछ भी चीज लेकर आ जाए, तो सीखना फिर संभव नहीं हो पाएगा। तो ये होता है सीखने का प्रभाव का नियम, कि एक काम का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसलिए थॉर्नडाइक ने इसमें आपके रिवॉर्ड, आपका रिवॉर्ड है ये, ठीक है, रिवॉर्ड और आपके पनिशमेंट को इसमें महत्व दिया था। तो आपके सीखने के आपके जो है, जो आपके 3 नियम थे वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं आपके सेकेंडरी लॉज की, यानी आपके जो गौण नियम है, जिसमें हम बात करेंगे थॉर्नडाइक ने जो 5 नियम बताए थे, इनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, ठीक। देखिए एक एक बात करके बात करते हैं कि सीखने के 5 नियम कैसे है, कैसे हम लोग चीजें सीखते हैं। अब आप लोग देखना, और आप लोग वीडियो जितने देख रहे हैं, आप लोग ईमानदारी से बताना इनमें से आप लोग कैसे सीखते हो। पांचों के पांचों से सीखते हो या पांचों में से कोई पर्टिकुलर तरीके से सीखते हो। देखिए पहले इसके अंदर दिया हुआ है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, यानी कि इस नियम के अनुसार हम नया काम सीखते समय अनेक तरीके के रिस्पॉन्स करते हैं और प्रयास करते हैं, और उसके बाद उस काम को करने की सही विधि हमको मालूम हो जाती है और हम उस काम को सीख जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्ली ने खाने के लिए कभी इधर भटके, कभी इधर पैर मारे, कभी इधर को लुढ़की, कभी उधर को लुढ़की, और अंत में जाकर उसको सही मालूम पता चल गया कि यार ये वाला लीवर है, इसको दबा दूंगी तो मुझे गेट खुल जाएगा और मैं खाने को दबा दूंगी। जैसे बिल्ली की जगह आप लोगों हो गए, आप लोगों ने इधर उधर किताब पढ़ी, इधर उधर खूब परेशान हुए, चाचा ने कुछ बताया, दोस्त ने कुछ बताया, ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पर इधर उधर वीडियो में आप लोग कंफ्यूज हुए, एंड में जाकर आपको गलती से मेरी वीडियो दिख गई कि हाँ यार सचिन सर सही बता रहे, सीटेट में ऐसे पढ़ना चाहिए, पास हो जाओगे, और आपका एग्जाम पास हो गया, आप लोग कुछ यहां से चीज सीख गए।
तो ये होता है लो ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, कि अलग अलग रेस्पॉन्स करने के बाद जब आपको एक सही तरीका पता लग जाता है सीखने का कि यार इस काम को करने का ये सही तरीका है, तो वो होता है आपका सीखने का आपका लो ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। ठीक, तो पहला तरीका आपको पता लग गया, ये सही तरीका है ना। ठीक है, बहुत हम लोग करते हैं ना ऐसे काम, इधर उधर काम करने के बाद 10 तरीके के काम करने के बाद जब पता चलता है यार इस काम को करने का तो ये सिंपल सा तरीका था। अगला है आपका आंशिक क्रिया का नियम, यानी लो ऑफ पार्शियल एक्शन। देखिए नाम से इसको पता चल रहा है पार्शियल एक्शन, यानी जब हम किसी काम को अपने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं, यानी उसको वर्गीकृत कर लेते हैं और उस काम को फिर हम क्या काम कर लेते हैं, बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या काम करा, आपको सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करना है। ठीक है, सीटेट का एग्जाम अच्छे नंबर से पास करना है, तो आपने इसको अलग अलग टुकड़ों में क्लासिफाई कर लिया, वरना एक साथ करोगे तो आपके सर पर बोझ डल जाएगा। आपने क्या काम करा, यार एक काम करता हूं, 1 घंटे तो सचिन सर की वीडियो देखता हूं, 2 घंटे सचिन सर के नोट्स पढ़ता हूं, 1 घंटे घर पर प्रैक्टिस करता हूं। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को बांट लिया और बाकी के टाइम में आपने अपने घर के कामों को बांट लिया। तो आपने पूरे दिन का शेड्यूल इस तरीके से अपने कामों को बांट लिया। जब अपने कामों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हो ना, तो काम आसान बन जाता है और काम बहुत जल्दी भी हो जाता है। ठीक, आप लोग ऐसे करते हो ना, टाइम टेबल जैसे बनाते हो टुकड़ों में बांट बांट कर। ठीक, तो ये होता है आपका लो ऑफ पार्शियल एक्शन, तो इससे भी आदमी बहुत जल्दी तरीके से सीखता है। ठीक, तो थोर्नडाइक से आप लोग सहमत हो अभी तक या नहीं? आगे देखते हैं आपका अगला लो ऑफ एसिमिलेशन। देखिए अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने आपको जीन पियाजे का कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए थे, एसिमिलेशन और आपका एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मैंने आपको बताया था जब आपका पूर्व ज्ञान के साथ आपका नए ज्ञान को जोड़ा जाता है, वो होता है आपका एसिमिलेशन। ठीक उसी तरीके से जो आपका लो ऑफ एसिमिलेशन होता है, जब जो आपकी प्रीवियस नॉलेज होती है, पूर्व ज्ञान होता है, उसको नए ज्ञान के साथ जोड़कर जब स्थायी बनाया जाता है, नई चीज सीखी जाती है, वो होता है आपका लो ऑफ एसिमिलेशन। ठीक, वही इसके अंदर दी हुई है कि जब हम नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसको स्थायी बना लेते हैं, तो इससे अधिक सुगम और सरल यानी कि इजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अपना साइकिल चलाना सीख जाता है बच्चा, ठीक, और साइकिल चलाते चलाते वो परफेक्ट हो जाता है, साइकिल चलाने में बैलेंस बनाना सीख जाता है। अब मान लीजिए वो इसको कई साल साइकिल चलाते हुए होगी, और मान लीजिए बच्चे को उसके बाद बाइक दी गई चलाने के लिए, तो बच्चा बाइक भी इजीली चला लेगा। ठीक है, उसको बाइक चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसको बैलेंस चलाना आता है। ठीक है, बाइक में देख सकते हो, ये मेरा छोटा भाई है, आप लोग कहोगे पूरी फैमिली को यूट्यूब पर लेकर आ गए। तो अगर किसी को साइकिल चलानी आ गई तो बाइक में बैलेंस वो इजीली तरीके से बना सकता है। तो यहाँ पर जो उसका पूर्व ज्ञान है वो उसके नए ज्ञान में हेल्प कर रहा है, यानी उसका ज्ञान यहाँ पर स्थायी बन रहा है, तो यहाँ पर इजीली सीख जाएगा और अच्छी तरीके से सीख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहां तक भी थॉर्नडाइक की बात से बिल्कुल सहमत हो। ठीक, आगे देखते हैं अगली बात क्या कहता है। अगला कहता है लो ऑफ डिस्पोजिशन या फिर लो ऑफ एटीट्यूड। अब ये नियम बताता है कि अगर हम किसी काम को करने के लिए जितना हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उतना ही हम उस काम को जल्दी सीख जाएंगे। अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हुआ तो हम उस काम को जल्दी नहीं सीखेंगे। अगर आपने सोच लिया यार हमारा तो सीटेट का एग्जाम पास नहीं हो पाएगा, हमें तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, तो नहीं मिल पाएगी। बट अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यार यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, ठीक है, अब मैं इस जॉब को ले सकता हूं, मैं सीटेट के एग्जाम को पास कर सकता हूं, तो आप इस काम को पास कर सकते हो। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी काम को सीखने के लिए या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो यही बात इसके अंदर कही गई है, लो ऑफ एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड किस तरीके का है। पॉजिटिव है तो जल्दी सीख जाओगे या गोल को पार कर जाओगे, नेगेटिव है तो आप नहीं सीख पाओगे चीजों को। ठीक है, तो आपका चौथा हो गया। ठीक, अब बात करते हैं आपके पांचवे के ऊपर बात करते हैं, लो ऑफ आपका एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यह नियम बताता है कि पहले जो भी रिस्पॉन्स हुआ, क्रिया हुई, उसको अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार करके सीखना। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई भी है, जब हम लोग अपनी पुरानी फोटो देखते हैं, बचपन की फोटो देखते हैं, और बचपन की फोटो देखकर हम पुरानी इमेज को जब देखते हैं तो पुरानी अपनी हिस्ट्री के अंदर चले जाते हैं और वहां पर उसमें नई चीज सीखते हैं कि यार बचपन में मैं ऐसे दिखते थे, अब ऐसे दिखते हैं, कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, एसोसिएटिव शिफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्रियाओं का यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये आपके थॉर्नडाइक साहब हैं, इन्होंने आपने 5 सिद्धांत दिए थे, पांचों के पांचों मैंने आपको बता दिए। अब आपको ईएल थॉर्नडाइक साहब का कोई आपको सिद्धांत समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आपका आंसर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करूंगा आपके अगले सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, आपके भाई भी आपके जैसे स्मार्ट है। ठीक है, भाई की फोटो दोबारा देखना, वीडियो दोबारा देख लेना आप लोग। ठीक है, और पूछिए। अब मैं अगले मनोवैज्ञानिक के ऊपर बात करता हूं। अगले मनोवैज्ञानिक आपके बीएफ स्किनर साहब, जिन्होंने दिया था आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी थ्योरी। ठीक, इन 2 मनोवैज्ञानिक के ऊपर बात करेंगे। दूसरी आपको एक बात बता दूं, जो आपके स्किनर साहब है ना,
ये आपके सीटेट में लैंग्वेज में बहुत पूछे जाते हैं। चाहे आपने कोई भी लैंग्वेज लियो, हिंदी लियो, इंग्लिश लियो, संस्कृत लियो, पंजाबी लियो, उर्दू लियो, कुछ भी आपने लैंग्वेज लियो, तो आपकी लैंग्वेज में बहुत देखने को मिलते हैं आपके जो स्किनर साहब है। ठीक, इसमें पूछा जाता है कि जो स्किनर के अकॉर्डिंग है, ज्यादातर लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? जीन पियाजे आते हैं, वाइगोत्स्की आते हैं, नोम चोम्स्की आते हैं, आपके स्किनर आते हैं, एक आपके स्टीफन क्रेसन आपको देखने को मिले इस बार, उनको मैं करा दूंगा। तो आपके लैंग्वेज में भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज में मैं इनको अलग से कराऊंगा, यहां पर एक बार इनकी थ्योरी समझ लीजिए आप एक बार। अब बात करते हैं जैसे बीएफ स्किनर के बारे में, जिन्होंने दी थी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये आपके अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इन्होंने सबसे अधिक रिस्पॉन्स पर बल दिया था, सबसे अधिक अनुक्रिया पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, अब कैसे बल दिया था उसके ऊपर हम नजर डालते हैं एक एक करके, जिसके लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर किया था एक्सपेरिमेंट? चूहे पर किया था, बाद में कबूतर पर भी किया था, लेकिन चूहे पर नजर डालिए। देखो, इन्होंने चूहे को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, और चूहे को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया तो यहां इसका एक लीवर था, इस लीवर को दबाते ही ये खुल जाता था और खुलने के बाद वो खाना आ जाता था। ठीक, बट यहां पर जैसे थोंडाइक में उसको पहले खाना दिखाया गया बिल्ली को, बट यहां पर इसको खाना नहीं दिखाया गया। ठीक है, तो चूहे ने क्या काम करा, इधर उधर घूमने के बाद इस लीवर को दबा दिया और लीवर को दबाने के बाद उसको खाना दिखाई दिया और उसने जाके फिर वो खाना खा लिया। जब इसने इधर उधर फिर और ट्राई करा, फिर और रिस्पॉन्स करा, उसके बाद फिर इसने फिर खाना खा लिया। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जब ये बार बार ट्राई करने के बाद ये समझ में आ गया कि यार ये सिंपल सा जाके लीवर को दबा दो और लीवर को दबाने के बाद मुझे खाना मिल जाएगा, बेफालतू में इधर उधर प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या रहेगी। ठीक है, तो आखिर में चूहे को समझ में आ गया कि इधर उधर प्रैक्टिस करने की जगह सीधा लीवर को दबाओ और मुझे खाना मिल जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इस सिद्धांत में रिस्पॉन्स को, अनुक्रिया को ज्यादा बल दिया था। ठीक है, अब देखो इस प्रयोग से क्या फल निकला, निष्कर्ष निकला था जो इन्होंने चूहे पर करा था कि पहले रिस्पॉन्स होता है। चूहे ने पहले क्या करा था? रिस्पॉन्स करा था। इसके सामने खाना तो नहीं था, इसने इधर उधर पिंजरे के अंदर घूमना फिरना शुरू करा, वो तो गलती से उसका उस पर हाथ लग गया था। ठीक है, खुलने पर, और बाद में स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस मतलब बाद में खाना मिलता है, जबकि वहां पर पहले उसको खाना मिला था। थोंडाइक वाले केस में उसको पहले खाना मिल गया था, बिल्ली को सामने दिखा था, खाने को देखकर वो फिर पागल हो गई थी बिल्ली। ठीक, और जैसे जैसे पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट मिलता है, अब ये रेनफोर्समेंट क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे जैसे रेनफोर्समेंट मिलता है वैसे वैसे रिस्पॉन्स करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तेजी आती है और सीखने की रेस्पॉन्स में रेनफोर्समेंट का विशेष महत्व होता है। सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल आपका निभाता है रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। अब आपका पुनर्बलन क्या होता है वो आपको समझाता हूं। देखिए, पुनर्बलन के ऊपर विशेष नजर डालिए। पुनर्बलन क्या होता है? जिस उद्दीपक को, यानी जो आपका स्टिमुलस होता है उसको देने से रिस्पॉन्स करने की संभावनाएं बढ़ जाए, वो आपका पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है, जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल देना या मोबाइल देना या शाबाशी देना या आपको कुछ और उपहार देना, तो ये क्या है? रेनफोर्समेंट है। तो यहां पर क्या काम हुआ? यह आपको स्टिमुलस दे दिया। कोई भी स्टिमुलस क्या हो सकता है भाई? साइकिल हो सकती है, मोबाइल हो सकती है, शाबाशी हो सकती है, और भी कुछ हो सकती है, आप लोगों को भली बात ही पता होगी। अगर ऐसा स्टिमुलस देने से रेस्पॉन्स करने की संभावना बढ़ जाए, रेस्पॉन्स करने की संभावना क्या बढ़ जाएगी? आप लोग पढ़ना शुरू कर दोगे। तो ये क्या होता है? आपका रेनफोर्समेंट होता है, यानी कि आपका पुनर्बलन होता है। ठीक, आई होप आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रेनफोर्समेंट से आपके प्रेरित होंगे, क्योंकि रेनफोर्समेंट जरूरी नहीं है आप लोग साइकिल, मोबाइल या किसी शाबाशी के लिए पढ़ रहे हो। आप लोगों को कुछ करके दिखाना हो, आप लोगों को अपने भविष्य की चिंता हो, इसलिए भी आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आपका रेनफोर्समेंट होता है आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एक होता है आपका नेगेटिव रेनफोर्समेंट। जो आपका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है ये होता है आपका कोई भी आपका जिससे आपको रिस्पॉन्स करने की आपकी मन हो, जिससे आपके रेनफोर्समेंट करने की, रिस्पॉन्स करने की आपकी स्पीड बढ़े। जैसे भोजन पानी हो गया, नौकरी हो गया, छोकरी हो गया, छोकरा हो गया, प्रशंसा हो गई, तारीफ हो गई। ठीक, ये सभी आपके पॉजिटिव हो गए। और नेगेटिव में हो जाएंगे आपका पनिशमेंट हो गया, डांटना हो गया, मना करना हो गया, आपके नेगेटिव हो जाएंगे। आपको बात समझ गई? आपको सिंपल समझना है कि अगर कोई भी प्राणी होगा, अगर उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराएगा, अगर उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता हो तो उस क्रिया को नहीं दोहराता। अगर आपको नौकरी दे दी तो आप लोग दोबारा तैयारी करोगे कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। अगर आपने अच्छा काम करा तो आपको प्रशंसा की दोबारा लालसा होगी। अगर आपने कोई काम करा, ठीक है, और आपको पनिशमेंट मिल गई, वो काम आप दोबारा नहीं करोगे। ठीक है, आप लोग समझ गए रेनफोर्समेंट के बारे में।
तो दो टाइप के आपके रेनफोर्समेंट होते हैं, पॉजिटिव और आपके नेगेटिव। उसी तरीके से आपकी जो रेनफोर्समेंट होती है, दो तरीके के आपके रेनफोर्समेंट शेड्यूल होते हैं, यानी पुनर्बलन आपकी अनुसूचियां होती है। एक होता है आपका कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट और दूसरा होता है आपका पार्शियल रेनफोर्समेंट, यानी कि सतत पुनर्बलन अनुसूची, और एक होती है आपकी आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। इनके नाम से पता चल रहा है कि सतत पुनर्बलन अनुसूची यानी कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल में क्या होता है कि आपको जो रेनफोर्समेंट देना है वो कंटिन्यू देना है। मतलब कोई भी बच्चे ने कोई भी अचीवमेंट हासिल करा, मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और मैंने फिर आपको शाबाशी दे दी, अगला क्वेश्चन पूछा फिर आपको शाबाशी दे दी, अगला क्वेश्चन पूछा आपको चॉकलेट दे दी। हर क्वेश्चन पर अगर मैं बच्चों को शाबाशी दे रहा हूं, बच्चों को गिफ्ट दे रहा हूं, तो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट हो जाएगा। बट अगर मैं आपको किसी खास अचीवमेंट पर, किसी खास उपलब्धि पर अगर बच्चों को शाबाशी दे रहा हूं या उसको कुछ गिफ्ट दे रहा हूं, तो आपका हो जाएगा पार्शियल रेनफोर्समेंट हो जाएगा। और आपका पार्शियल रेनफोर्समेंट कंटिन्यूअस आपका रेनफोर्समेंट के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। तो आपका पार्शियल सबसे बढ़िया होता है। तो आप लोग समझ गए इसके बारे में भी। अब यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो गई तो आप लोग बताइए। अगला टॉपिक आने वाला है अधिगम का आपका सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत। सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका यहां से देखने को मिलता है, इस वाले सिद्धांत से, ठीक है। सबसे ज्यादा है, जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को उठाओगे तो यहां से देखने को आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब यहां तक दिक्कत हुई तो आप लोग बताइए जी। सर आपके नोट से मेरा 2 बार सीटेट क्वालिफाइड है, वेरी गुड भाई, ठीक, यानी 2 बार आपने सीटेट दे दिया। सर यू आर सो हैंडसम, आई एम लव टू वॉच यू, थैंक यू जी। नौकरी फिर छोकरी, अच्छा ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ाना शुरू करें। सीटेट के फॉर्म जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं आपके, ठीक, डिले हो रहा है थोड़ा, लेकिन टेंशन फ्री रही होने वाले हैं। अब आपके इसके बाद बंडूरा साहब भी बचे हैं, ठीक, आपके बंडूरा बचे हैं, आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए अब करते हैं आगे शुरू। यहां तक आपके समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं सीटेट का आपका महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए अब पढ़ते हैं आपका अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत। इन 2 वर्ड के ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना इन 2 वर्ड के ऊपर। सीटेट में आपके इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यहां से देखने को मिलते हैं। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, यहां पर आपके 2 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जो आपको देखने को मिलते हैं। एक आपके एल्बर्ट बंडूरा साहब और दूसरे आपके लेव वाइगोत्स्की, ठीक। लेव वाइगोत्स्की के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाके देख लेना, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इवन ना यूट्यूब नोट्स के अंदर मैंने डाली हुई है, आप लोग उसके अंदर भी जाके देख सकते हो। उसके अलावा दूसरे बंडूरा साहब। बट उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोग ये देख लीजिए कि ये होता क्या है। देखिए अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत कहता है, जैसा आप लोगों को इसको पता ही चल रहा है, अधिगम का मतलब क्या है, सीखना। जब अपना बच्चा अपने समाज से सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है, बिल्कुल सही बात है भाई। आप लोगों में हूं, छोटा बच्चा हो, सबसे पहले अपनी चीजें किससे सीखता है, सबसे पहले चीजें अपना बच्चा चीजें सीखता है अपने परिवार से, अपनी फैमिली से। परिवार के बाद बच्चा सीखता है अपने स्कूल से, अपने टीचर से, ठीक है, अपनी मीडिया से, अपने धार्मिक स्थलों से। तो ये सभी किसका आपका पार्ट है, ये सभी पार्ट है आपके समाज का यानी सोसाइटी का। इसलिए इसका नाम है आपका अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत। जब बच्चा अपने सोसाइटी से, अपने समाज से अधिगम करता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो अधिगम है एक सक्रिय आपका प्रोसेस है, बिल्कुल सी बात है। इससे पहले चैप्टर में मैंने बताया जब तक आप लोग बच्चा हो चाहे टीचर हो, जब तक दोनों एक्टिव नहीं होंगे तब तक ना तो सीख सकते ना ही मैं सिखा सकता। और इसके अलावा एक सोशल प्रोसेस है, यानी बच्चा अपने सोसाइटी से सीखता है, उसके सोसाइटी की एजेंसी है जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा इस सिद्धांत में अधिगम प्रक्रिया में वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो इन 2 वर्ड के ऊपर, इनका रट्टा मान लेना। हालांकि मैं रट्टा मानने के लिए कहता नहीं हूं कभी भी, लेकिन इन 2 वर्ड का रट्टा मान लेना। सीटेट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपकी जो अधिगम प्रक्रिया है, जो आपका लर्निंग प्रोसेस है, उसमें आपका पारस्परिक क्रिया यानी कि आपका इंटरएक्शन होता है जो, उसकी इंपोर्टेंस पर जोर दिया जाता है। अब देखिए आपने अगर लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी, आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी, तो लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में कहा था कि बच्चा अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है। यही तो उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था। यही वाली बात अभी एल्बर्ट बंडूरा साहब भी करेंगे, अभी आपको बताऊंगा, ठीक। तो सोसाइटी से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, तो अभी आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो ना, तभी तो आप लोग सीख रहे हो। तो आपको जरूरी बात ध्यान रखनी है कि अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंटरेक्ट करना।
जब तक बच्चा इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक वो चीज सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए इस सिद्धांत में इंटरेक्शन को यानी पारस्परिक क्रियाओं की इंपोर्टेंस पर सबसे ज्यादा बल दिया है, और सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन सिद्धांत में ये पूछा गया आपका। ठीक, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे एल्बर्ट बंडूरा की, लेव वाइगोत्स्की मैंने बताया, मैं पहले करा चुका हूं। एल्बर्ट बंडूरा के ऊपर अब बात करेंगे। चलिए, बंडूरा साहब आपके आगे सामने आपकी स्क्रीन पर। एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, देखो इनके नाम से पता चल रहा है सोशल लर्निंग थ्योरी, जब बच्चा अपने समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। आपके रहे बंडूरा साहब। तो एल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी है और इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में दूसरों के बिहेवियर को, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है और समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है और तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि बच्चा जो होता है वो दूसरे के व्यवहार को देखकर क्या काम करता है, सीखता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, वो कहां पर चीजें सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है। उसकी फैमिली में जो भाषा बोली जाती है वो उसका इमिटेशन करके, अनुकरण करके उस भाषा को सीख जाता है। जैसे जो बच्चे की मातृभाषा होती है, अगर उसकी फैमिली में अच्छी भाषा बोली जाती है, अच्छी भाषा सीख जाएगा। गाली देते हैं तो गाली सीख जाएगा। ठीक है, व्यवहार अगर सही तरीके से करा जाता है तो सही तरीके से सीख जाएगा। इसलिए कहा जाता है बच्चों के सामने एक आदर्श व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही बच्चा करेगा। ठीक है, उसके अलावा समाज के जो मान्य व्यवहार है उनको अपनाया जाता है, और जो अमान्य व्यवहार है, जो बेकार चीज है, उसको यहां क्या काम करा जाता है, नकारा जाता है इस सिद्धांत के अंदर। अब देखिए, सिद्धांत के अंदर इन्होंने जो इसके अन्य नाम बताए थे उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम है जो आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है, बच्चा ऑब्जर्व करके चीजें सीखता है। जैसे अपना फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, टीचर हो गया, मीडिया हो गया, ऑब्जर्व करता है कि मेरी फैमिली में, स्कूल में, मेरा टीचर है किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, और जैसे वो व्यवहार करता है उसी व्यवहार को कॉपी करके बच्चा चीजें सीख जाता है। ठीक है, दूसरा आपका इमिटेशन के माध्यम से। मैंने कहा ना, बच्चा इमिटेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। इमिटेशन का, कॉपी करके यानी नकल करके बच्चा सीखता है, दूसरों के व्यवहार की नकल करके सीखता है। तीसरा है आपका मॉडलिंग। मॉडलिंग वो वाला मॉडलिंग नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, हीरो हीरोइन वाला मॉडलिंग जो दिखते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब एक प्रतिदर्श, मतलब दूसरों का एक मॉडलिंग मतलब दूसरों का प्रतिदर्श मानकर उसको सेम एज इट इज फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई सलमान खान को मान लिया कि उसके जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, ये तेरे नाम जैसा है तो उसके जैसे बाल निकालने, बॉडी वॉडी बनाना शुरू कर दिया, उसके जैसे व्यवहार को करना शुरू कर दिया किसी लड़के ने। ठीक, जैसे वो कौन सी फिल्म आई थी, तेरे नाम, राधे बना था जिसमें। तो ये सिद्धांत के कुछ अन्य नाम थे। अब देखें, इन्होंने इस सिद्धांत के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा था कि जो बच्चा अपने समाज से चीजें सीखता है उस चीज को प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था एक बेबी डॉल के ऊपर, और इसको प्रूफ कराया था कि देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने क्या काम करा, एक बच्चे को एक डॉल दी, इस डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। तो इसने एक बच्चे को मूवी दिखाई, और 3 तरीके की मूवी दिखाई। एक मूवी दिखाई प्यार से संबंधित, एक मूवी दिखाई सोसाइटी से संबंधित थी कोई, और एक मूवी दिखाई जिसमें वायलेंस यानी हिंसा थी। अब जब बच्ची ने प्यार वाली मूवी देखी तो इसने अपनी बेबी डॉल के साथ प्यार करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब बच्ची ने समाज से संबंधित कोई मूवी देखी तो उसने सामाजिक क्रियाएं बच्चे के साथ शुरू कर दी। ठीक है, जब बच्ची ने हिंसा वाली मूवी दिखाई बच्ची को तो बच्ची ने बेबी डॉल की गर्दन ही तोड़ दी। ठीक है, तो जैसी मूवी बच्चों को दिखाई, बच्ची ने उसको अनुकरण करा, कॉपी करा, और वैसा ही व्यवहार उसने अपनी डॉल के साथ करा। तो इसी बात को तो आपके एल्बर्ट बंडूरा साहब कह रहे हैं कि जैसा व्यवहार बच्चों के सामने आप करोगे, बच्चा उसी व्यवहार को अनुकरण करके, कॉपी करके उसी व्यवहार को करना सीख जाता है। इसको इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से करके बताया। ठीक, तो आप लोग समझ गए इसको यहां तक। अब देखिए, इसके लिए इन्होंने अपने स्टेप भी बताए कि जो सीखने के स्टेप होते हैं, 4 स्टेप इन्होंने बताए। ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, सीटेट के एग्जाम में कई बार, कि जो सीखने के स्टेप होते हैं 4 स्टेप होते हैं। इनकी ट्रिक होती है आराम। ठीक है, सीखने के स्टेप क्या होते हैं, आराम होते हैं। आराम कैसे होते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और आपका मोटिवेशन। देखिए, अब मान लीजिए आपको कोई भी चीज सीखनी है, आप लोग यहां पर क्या काम करने आए हो, यहां पर आप लोग सीखने ही तो आए हो ताकि हमारा सीटेट का एग्जाम पास हो जाए। बट आपको ध्यान रखना है, जब आप लोग चीज यहां पर सीखने आए हो तो सबसे पहला काम आपको रखना है यहां पर अटेंशन। आपको अपना यहां पर ध्यान, अटेंशन रखना है। ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है, यहां पर अपना कमेंट बॉक्स में आप लोग लगे हुए हो, ध्यान कहीं और पर है। तो आपको अपना ध्यान यहां पर अटेंशन लगाना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज को सीख पाओगे, जब तक आप अटेंशन रहोगे। ठीक है, तो पहला चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी चीज आपको सीखनी है तो पहला आपको अटेंशन रहना जरूरी है।
अटेंशन के बाद दूसरी चीज है रिटेंशन। जो चीज आप पढ़ रहे हो, ध्यान लगाकर पढ़ रहे हो, अटेंशन लगाकर पढ़ रहे हो, उसको रिटेंशन करो, उसको धारण करो अपने अंदर। धारण करने के बाद तीसरा है रिप्रोडक्शन। जो चीज आपने धारण कर ली, मान लीजिए आज आपने अधिगम के सिद्धांत पढ़ लिए, फिर उसको रिप्रोडक्ट करो, मतलब उसकी प्रैक्टिस करो फिर ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका पक्का हो जाए। और लास्ट में हो जाएगा आपका फोर्थ मोटिवेशन। इस सारे के सारे आपका सीखने का, लर्निंग का मकसद क्या है, मोटिवेशन क्या है? एक ही मकसद है कि भाई आपका सीटेट का एग्जाम अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाए, यही तो मकसद है ना। तो आपके जो स्टेज होती है सीखने की, 4 स्टेज होती है, जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई, आराम, आपका अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और आपका मोटिवेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो आपके अधिगम के सिद्धांत